दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम महेंद्रगढ़ के अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, रेवाड़ी में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं डॉक्टर भूप सिंह यादव, और इलाके में हर जगह लगभग सर्विस की है, तो इनसे बात करते हैं विधानसभा की जो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर पहले दो दिग्गज विधायक रहे हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं और 5 बार एमएलए का चुनाव जीता है। 4 बार राव दान सिंह यहाँ पर विधायक रहे हैं, जो हालिया आज राव दान सिंह विधायक हैं। और जो तीसरे नंबर के जो यहाँ के पीछे जो चुनाव लड़ा है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह हैं, जो काफ़ी मतों से मत प्राप्त किए और तीसरे स्थान पर रहे। तो अब डॉक्टर भूप सिंह जो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं क्या विषय लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ ये अपना प्लस पॉइंट मानते हैं, क्या कहाँ स्थिति मानते हैं, और लोगों की नब्ज़ टटोल रहे हैं, मतदाता की नब्ज़ टटोल रहे हैं, इनका क्या मोटिव है, ये मतदाताओं के पास क्या विषय लेकर के जाते हैं। इनसे हम मिलते हैं और इनकी क्या स्थिति है, क्या विषय लेकर और क्या आगे एम लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार कौशिक जी, और आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जी, जैसे आप चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, तो आप क्या प्लस पॉइंट लेकर मतदाताओं से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो मतदाताओं के सामने एक ही पॉइंट लेकर के चल रहा हूं कि भाई जागरूक बने, अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए वोट डालना भी सीखें और भेदभाव की जातिवादी जो नीतियाँ हैं उनसे दूर हटें। तो जैसे बड़े नेता हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं, राव दान सिंह भी 4 बार विधायक रहे हैं, अब भी विधायक हैं, उनका काफ़ी पकड़ है। जो जातीय समीकरण की जो बात की जाए, राव दान सिंह यहाँ पर सबसे अव्वल रहे हैं अब तक। और आप यादव कम्युनिटी की जो बात आ रही है, आप यादव कम्युनिटी से आप आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? कौशिक जी, मैं तो आपको एक चीज़ बात करना चाहूँगा यहाँ। सबसे पहले आपने एक जातिवाद शब्द यूज किया, मैं इस शब्द से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महेंद्रगढ़ की जनता कभी भी जातिवाद पर वोट नहीं डालती है, सोच समझ कर ही वोट डालती है। दूसरी बात, हमेशा समय परिवर्तनशील होता है और यदि परिवर्तन जनता नहीं करती है तो हमेशा नुकसान में ही जाती है। चाहे हम अपने घर में सत्ता का परिवर्तन हो, चाहे हम समाज में सत्ता का परिवर्तन हो, चाहे हम विधानसभा की भी अब बात आ गई है, परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम पिछड़ते ही जाएंगे। एक विधायक को हम एक मौका दें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा मौका भी दिया जाएगा यदि कोई काम पेंडिंग रहेगा, लेकिन 3 बार 4 बार 5 बार विधायक बनाने का मतलब यही होता है वो सिर्फ कोई छोटा मोटा काम पहले कोई उनके टेन्योर में हुआ है उनकी गिनती गिनाते रहेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप देख भी रहे होंगे पिछले 5 साल से हमारे पास एक विधायक है इलाके में, क्या डेवलपमेंट है। सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए एक शब्द कह देता है, जगह जाते हैं वहीं पे भी मेरी सरकार नहीं है। देखो, पब्लिक सरकार नहीं चुनती है, पब्लिक विधायक चुनती है और विधायक को अपने इलाके के लोगों के कर्तव्य के लिए हमेशा आगे होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर हमारे बीच में दिखाई नहीं देते कभी भी। और जब दिखाई भी देते हैं तो मैंने बताया कि वो एक ही शब्द का यूज करते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। हम पूछना चाहते हैं स्थानीय विधायक महोदय से कि भाई आप विधायक रहे हैं इलाके के, तो विधायक डेवलपमेंट फंड का क्या किया आपने 5 साल का? कितने प्रोजेक्ट है जो विधायक आपने गवर्नमेंट को या किसी अधिकारी को इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए भेजे? कितनी बार यहाँ के लोगों के लिए, चाहे अनाज बेचने में लोगों पर, मैं अभी मुडान गांव में गया था, लोगों के खिलाफ में अनाज बेचने के ऊपर भी कोई केस वेस दर्ज हो गया, तो क्या आपने कभी आवाज़ उठाई उस समय के दौरान लोगों के लिए? महेंद्रगढ़ शहर जो कि हर शहर इलाके में डेवलपमेंट का राह अपनाता है, ये शहर उजड़ता जा रहा है। ना यहाँ पर सड़कें हैं, सड़कें बनती हैं 15 दिन में सड़कें टूट जाती हैं, और बाकी इलाके में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। कहीं पर जो है कि कहीं लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, शहर में आवागमन कहीं अच्छा नहीं है, सभी जगह मतलब एक ये शहर इस टाइप का शहर महेंद्रगढ़ हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ समस्याएं हैं, अच्छाई नाम की अब चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही। हर आदमी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है। तो जैसे पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा, और उनको जनता ने हरा दिया है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो, रामविलास शर्मा जी को 5 बार लोगों ने विधायक बनाया, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार विधायक बनाया। अब 5 बार जो विधायक इलाके का हो गया है और फिर भी काम नहीं हो रहे लोगों के,
बड़ी शर्मनाक बात है, ये तो बहुत ही शर्म की स्थिति है कि एक विधायक इलाके का 5 बार विधायक बन गया और लोगों के लिए काम कोई नहीं हुआ। आप सब देखेंगे कि बिल्कुल भी लोगों के लिए न तो जो है ना कि डेवलपमेंट हुआ कहीं पर, न ही अच्छी सड़कें बनी हैं और न ही जो है कि दूसरे कार्य हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, उससे पहले पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। अभी मैं पीछे एक बार आपके ही इसी इलाके के घड़ी गांव में मेरा जाना हुआ, वहाँ पर लोग पानी खरीद करके पी रहे हैं। घड़ी गांव में, घड़ी खुडाना जो गांव है, वहाँ पानी खरीद के पी रहे हैं। मैं ढाढोत 16 गांव में गया, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पीने के पानी, बोरा की ढाणी हो, चाहे ढाढोत हो, 16 हो, सभी जगह पानी पीने के लिए त्राही त्राही है। क्या महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का हिस्सा नहीं है? मैं स्थानीय विधायक से भी पूछना चाहता हूँ और स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं हमारे यहाँ पर, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए क्या किया आपने। हरियाणा में यमुनानगर से लेकर के झज्जर तक हर जिले के हर खेत को पानी, नहरी पानी पूर्ण रूप से मिलता है, लेकिन महेंद्रगढ़ जैसे ही जिला शुरू होता है आप देखेंगे न तो वहाँ पर नहर का पानी आ रहा है और न ही पीने तक के पानी की भी लोगों को भारी समस्या है। यदि इस पानी का समान बंटवारा हुआ होता और हमारी विधानसभा में इस काम के लिए ठीक ढंग से स्थानीय विधायक पैरवी करते तो ये पानी निश्चित रूप से हमारे हर क्षेत्र के गांव में पहुंचता और हमारे यहाँ का किसान भी समृद्ध होता और यहाँ भी 4 फसलें उगती, यहाँ भी फसलें जो है ना फलों की होती, यहाँ भी लोग जो है ना कि सब्जियाँ उगाते। लेकिन हालत क्या है, आज आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ एकमात्र सब्जी तो छोड़िए, एक मात्र सरसों की फसल पे आधारित एरिया है और आज सरसों की फसल में मरोड़िया लग गया है, लेकिन सरकार ने कोई मुआवजा या गिरदावरी नहीं करवा रहे। सभी फसलें लगातार लंबे समय तक ठंड पड़ने और धुंध पड़ने की वजह से सरसों की फसल में भारी नुकसान हुआ है और लोगों को इस चीज़ का मुआवजा देना चाहिए सरकार को। मेरी ये सरकार से पुरजोर मांग है कि इस इलाके में गिरदावरी करवाई जाए और किसानों की जो सरसों को नुकसान हुआ है उसको पूर्ण मुआवजा मिले। गेहूं की फसल पीली पड़ गई है, आप देखेंगे उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होने की संभावना है। आप ये मानिए सरसों में कम से कम भी 60 से 70% तक का नुकसान हो चुका है और गेहूं में भी कम से कम भी 25 से 40% का नुकसान है। तो ये यहाँ के किसानों के पास तो कुछ बचा ही नहीं, जो लागत है वो भी पूरी नहीं होगी, वो तो जहाँ है वहीं पे रह जाएंगे। बल्कि हालत ये हो जाती, कर्जा लेकर के किसान फसलें उगा रहा है और उसके बाद जब वो कर्जे के पैसे भी उसको नहीं होते तो मजबूरन किसान आत्महत्या करता है। तो जैसे रामविलास जी तो हारे हुए हैं और विधायक हैं, विधायक अपनी विधानसभा में आवाज़ उठा सकते हैं, तो क्या उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है रामचंद्र जी, विधानसभा में आवाज़ उठाई होती कभी तो आपके सामने होता, आपका पानी भी आता। आपके दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है पानी के अलावा भी मैं बताना चाहता हूँ, 2013 से इस क्षेत्र में आईएमटी की घोषणा हुई कि आईएमटी बनेगी। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, दान सिंह यहाँ के विधायक थे। उसके बाद में हुड्डा जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। आईएमटी बनाएंगे, खुडाने में मारुति की फैक्ट्री आएगी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ चुनावी ढिंढीरा पीटने के अलावा। 2019 में फिर यहाँ पर एक आईएमटी का पत्थर लगा खुडाना गांव में, बाकायदा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी हुआ, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं लगी। जब एक प्रोजेक्ट को शुरू करने सोचने में ही आप 10 से 15 साल तक का समय महेंद्रगढ़ जैसे इलाके के लिए आईएमटी बनाने के लिए लगाते हों, सोचने में प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, आपके साथ ही यहाँ उसके बाद में खुडाना के बाद में खरखोदा के आईएमटी डिक्लेयर हुई। आप देखो कितने हजार बच्चे रोजगार कर रहे हैं और वहाँ कितनी इंडस्ट्रीज आ गई। हमारा क्षेत्र तो पानी में तो वैसे ही कम है, ड्राई जोन में आ गया है, इंडस्ट्रीज हमारी यहाँ है नहीं। हमारे बच्चे और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माताएं बहनें, सबको एक दिन यहाँ से पलायन शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर न तो रोजगार है और ना ही यहाँ पर पानी है। पूर्व में एसडीएम रहे हैं संदीप सिंह जी और यहाँ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है और वो भी आज ग्राउंड में अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है
लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि जब तक आप स्थानीय लोगों को अपना विधायक नहीं बनाएंगे, आपका भला नहीं हो पाएगा। किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए, आपके बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, यदि आप दूसरे ज़िलों से ही विधायक ला करके बनाएंगे तो आपका भला नहीं हो सकता। और भाई आपको पता भी होगा कि महेंद्रगढ़ के एसडीएम भी रहे हैं संदीप सिंह जी, जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। भाई महेंद्रगढ़ के डेवलपमेंट में जब एसडीएम रहे यहाँ पर क्या योगदान रहा, आपको कहीं दिखाई देता है उनका योगदान? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं पहले भी अपने पहले इंटरव्यू में बताया था, यहाँ पर एक एसडीएम आए थे राजा शेखर मुंद्रू। यहाँ पर उन्होंने शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया, जहाँ जिसकी वजह से महेंद्रगढ़ शहर का डेवलपमेंट हुआ और विकास शुरू हुआ। और उस जो है शॉपिंग कम्प्लेक्स में कम से कम कई हज़ार लोग रोज़गार भी पाए हुए हैं। चाहे दुकान चला रहे वो दुकानदार भाई, प्लस में उन दुकानों में हर दुकान पे 4 से 5 लोगों को रोज़गार मिला, प्लस में ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को भी रोज़गार मिला। उन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रेड लाइटें लगवाई चौराहों पर, उन्होंने बस स्टैंड का रास्ता भी खुलवाया अपने समय के दौरान। तो ये कार्य तो एक एसडीएम ने किए हुए उनके तो दिखाई देते हैं यहाँ पर, लेकिन जिनका आप जिक्र कर रहे हो प्रत्याशी के रूप में, उनका कहाँ योगदान है? दूसरी बात यह है, उसी समय के दौरान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे चौधरी बहादुर सिंह जी, और महेंद्रगढ़ कॉलेज में 2 क्लासेज भी लगती थी, एमए हिंदी और इकोनॉमिक्स की, दोनों यहाँ से हटाई गई और कहाँ ले जाएगी? लोहारू में ले जाएगी यही क्लासेज। तो आप ये देखिए कि भाई महेंद्रगढ़ के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, क्या बगैर शिक्षा के कोई भी आदमी, चाहे मैं हूँ या आप हो या आपके बच्चे हैं, क्या कोई भी उच्च शिक्षा बगैर प्राप्त किए उच्च पद पर जा सकता है? जब तक आप उच्च पद पे नहीं पहुँचेंगे तो आप उच्च निर्णय भी नहीं ले सकते। और जब तक आपके स्थानीय बच्चे आपके क्षेत्र से अधिकारियों के पद पर जब तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक आपका डेवलपमेंट संभव नहीं है, ये मान लीजिए आप। पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी लगातार चेक बांट रहे हैं लोगों को, जैसे जो गऊ रखते हैं, किसी की गऊ मर गई या कोई अनहोनी घटना घट गई, लगातार लोगों को चेक दे रहे हैं और अपना महेंद्रगढ़ बता रहे हैं, लगातार जनता में सेवा कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहें? देखो, ये आपने कहा अपना महेंद्रगढ़ का लगाव होता तो महेंद्रगढ़ का डेवलपमेंट एज एसडीएम वो ज़रूर करते। उनके पिता शिक्षा मंत्री थे यहाँ पर, तब अपने पिता से कह करके ज़रूर यहाँ पर महेंद्रगढ़ कॉलेज में 5-4 एमए की क्लासेज, दूसरी साइंस की फैकल्टी, गर्ल्स कॉलेज में फैकल्टी साइंस की वो शुरू करवाते। लेकिन ऐसा कभी भी उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उनका तो मकसद है यहाँ पर जो है ना कि भिखारी तैयार कर रहे हो तो लोगों को, कि दिन भर बैठे रहो, शाम को आधा किलो चावल चीनी ले जाओ, 500-1000 रुपये का आदमी 50 रुपये का होकर रह जाता है। ये एक एनजीओ चलाते हैं। अब एनजीओ के माध्यम से वो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। और दूसरी बात यह है कि जो चेक देने की, चेक नंबर 1001, चेक नंबर 1002, मेरी 1000वीं पेंशन इस आदमी को, मेरी 1002वीं पेंशन इस आदमी को, आपको पता है वो 1001 और 1002 88 साल के बाद आएंगे। 88 साल बाद कौन जिंदा रहेगा इस धरती पर और कौन चेक लेने वाला रहेगा? ये वाली 3 कम से कम 20-80 साल में 5-4 पीढ़ी आ जाती है एक आदमी की इस धरती पर। और उन पीढ़ियों को हम उम्मीद यही करेंगे कि वो सब भिखारी पैदा होंगी और वो सिर्फ हाथ फैलाए खड़े रहेंगे। हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर सुधरवाते, तब तो डेवलपमेंट मानते, तब योगदान मानते कि हाँ शिक्षा सुधारी और जिससे देश विदेश तक बच्चे पहुँचे शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी करने के लिए, तो वहाँ तो हमारा नाम होता है। ऐसे बात नहीं बनती कि आप चेक बांट दी। चेक तो बांटने के लिए अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मिला है आज तक, मुझे तो वो आदमी भी नहीं टकराया आज तक। पूरे इलाके में मैंने 98 विलेजेज में घूमा हूँ, एक आदमी भी ऐसा नहीं टकराया जिसने ये कहा जी मेरे को चेक मिला है। तो आपने, आपका पूरा कार्यकाल महेंद्रगढ़ रेवाड़ी आसपास जो पशुपालन विभाग में रहा है, आप अपनी आउटपुट बताएं, लोगों को बताएं कि आपने क्या कुछ कर दिखाया है। देखिए तीनों की जो आपने जो रिपोर्ट कार्ड बताया, आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी ज़रूर बताएं। मेरा रिपोर्ट कार्ड तो आपके सामने है, खुली किताब है। मैं आपके पड़ोस में ही पालड़ी पनियारा में, नारनौल में डिप्टी डायरेक्टर, रेवाड़ी में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहा हूँ। सबसे पहले बात करें हम पाली, मेरा सबसे लंबा टेन्योर जो मेरे लाइफ का रहा है वो पाली गांव में 15 साल कंटिन्यू रहा। उसके बाद मैं एडिशनल चार्ज भी रहा उस हॉस्पिटल का मेरे पास में। उस समय के दौरान मैंने पाली हॉस्पिटल के नीचे जितने भी गांव थे सभी में पशु चिकित्सालय खोलने का कार्य किया। और
उन्हीं में से एक पालड़ी पनियारा में हॉस्पिटल था, और एक भगड़ाना में था, एक जाट में था, एक गुरजट में भी था, और पाली हॉस्पिटल का भी जो बिल्डिंग थी हमने दोबारा से तोड़वा करके सरकार के माध्यम से बनवाई। लेकिन स्थानीय विधायक उस टाइम थे, वो तो ये कहते घूम रहे थे लोगों के कि 5 किलोमीटर से पहले हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, लेकिन हमने हर किलोमीटर पर पशु चिकित्सालय खुलवाए। ये एक योगदान पब्लिक के हित में, क्योंकि कृषि के बाद यदि किसान के पास कोई आमदनी का साधन है तो पशुपालन ही है, और पशुपालन की वजह से ही आज ये इलाका समृद्ध है। उसके बाद जब मैं पालड़ी पनियारा में रहा तो मुझे बहुत लोगों ने चैलेंज किया कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई मुर्रा विलेज नहीं बन सकता, आप तो गलत जुनून में पड़ गए हो। मैंने कहा भाई जुनून हो तो ऐसा ही हो, जहाँ ना काम हो सके वही काम करके दिखाएं, तब तो मज़ा आता है काम करने का। हमने पालड़ी पनियारा में नस्ल सुधार कार्यक्रम रखे, गांव में झोटा नहीं रखा, ब्रीडिंग के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग किया, और सारी नस्ल सुधारी। पालड़ी पनियारा गांव को मुर्रा विलेज बना, किसानों को करोड़ों रुपए के जो है ना कि लाभ हुआ। और आज आप देखोगे क्षेत्र में दूसरे गाँव में जो भैंस 2 लाख रुपए में बिकती है, पालड़ी पनियारा गांव की अंदर उसी टाइप की भैंस और उससे अच्छी भैंसें हैं, और जो कि उनसे 3-3, 4-4 गुना कीमत में बिकती हैं। तो ये डेवलपमेंट की निशानी है कि जहाँ नहीं हो सकता वहाँ हमने करके दिखाया। तीसरा, एज ए जो है ना डिप्टी डायरेक्टर, किसी को यदि स्टेट अवार्ड मिला है पशुपालन विभाग के, तो वो आपके भाई डॉक्टर भूप सिंह को ही सरकार दे पाई है। और ये भी एक इसलिए दिया गया कि हमने किसानों के लिए अच्छा काम किया। तो जैसे आप पशुपालन विभाग में रहे हैं और ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों की आजीविका जी। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको कि पशुपालन विभाग में अपार संभावनाएं हैं, और छोटे से छोटा किसान भी पशुपालन कर सकता है, 2 एकड़ वाला भी, 3 एकड़ वाला भी, और इवन 1 कनाल 2 कनाल भी जिसके पास ज़मीन है, या किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी पशुपालन अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हालत क्या है, ज़िले के अंदर आप देखें कि ज़्यादातर इलाकों में तो पशु चिकित्सालय नहीं है। आप यदि महेंद्रगढ़ से सतनाड़ी तक जाएं वाया कुराउटा नांगलमाला, एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है 30 किलोमीटर के एरिया में। अब इतने बड़े एरिया में यदि पशु चिकित्सालय नहीं है तो पशुपालकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे उनका इलाज हो, चाहे कृत्रिम गर्भाधान हो, चाहे अन्य किसी सुविधा के लिए, चाहे उनको लोन के केसेस के लिए जाना हो, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरी एक तो सरकार से भी डिमांड है कि भाई जहाँ पशु चिकित्सालय नहीं है वहाँ पर पशु चिकित्सालय खोले जाए, कम से कम। जहाँ पर अब ये जो 3000-4000 की जो कंडीशन रखी हुई है पशुपालकों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, उसको छोटा किया जाए। अब कम से कम 2000 पशुओं पर ही पशु चिकित्सालय का होना ज़रूरी है, क्योंकि अब पशु का मूवमेंट नहीं होता, डोर स्टेप पर ही उसको इलाज की ज़रूरत होती है। इसलिए वेटनरी सर्जन के VLDH के ज़्यादा से ज़्यादा पद जो खाली हैं उनको भी भरा जाए और नए पशु चिकित्सालय खोले जाए। और यदि मुझे स्थानीय लोगों ने विधायक बनाया तो ये काम मैं बहुत अच्छे से करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का भी पता है और मैंने इस विभाग में कार्य भी किया है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि हालत सड़कों की भी इस एरिया में बहुत भयंकर ख़राब है। 2 दिन पहले ही मुझे नंगला गांव जाने का मौका मिला। जो जवाहर नगर से नंगला सड़क है वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। वहीं से नंगला गांव से दूसरी निकलने वाली सड़कें अप्रोच गांव में, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। सभी सड़कें बिल्कुल टूटी हालत में है, कई जगह का रोड ही गिरे हुए हैं। आप मुडान गांव की भी सड़क देखेंगे तो वहाँ भी यही हालत है। आप अन्य गाँव की भी जो है ना लोकल सड़क देखेंगे, यहाँ से हमारे महेंद्रगढ़ से लेकर के अटेली जाने के लिए, तो जो हमारा क्षेत्र पड़ता है उसमें पूरी की पूरी सड़क जो है ना बिल्कुल खंडित हो चुकी है। सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और दूसरी बात, नहरों का पानी तो हमें हर खेत तक चाहिए ही चाहिए बराबर बंटवारे के साथ। मैं ये भी डिमांड करता हूँ कि हर 100 एकड़ की ज़मीन के अंदर एक जो है ना कि बड़ा जोड़ बनाया जाए, चाहे सरकार उसके लिए ज़मीन एक्वायर करे, चाहे सरकार पंचायती ज़मीनें किसान को जिसके खेत में जोड़ बन रहा है उसको बदले में ज़मीन दे, और सभी किसानों को उस पानी का सिंचाई में यूज करने का अधिकार दिया जाए। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और पूरा क्षेत्र पर इन्होंने सर्वेक्षण भी किया है, और जो इलाके की जो कमियां हैं, जो सड़कों की कमियां हैं, पशुपालन विभाग की जो कमियां हैं, और किस प्रकार से किसान इस इलाके का इंसान, इस इलाके के लोग अपनी अधिक आमदनी कर सकते हैं, उन पूरी समस्याओं की तरफ
ध्यान दिया है, और जो विधायक पूर्व में रहे हैं और पूर्व में जो एसडीएम रहे हैं, जो आज प्रत्याशी बन करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, उन सब की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर पूरी विस्तार से बात बताई है। आपको कैसा लगा? ये विधायक जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर भूप सिंह, आपकी महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए कहाँ तक फिट बैठते हैं? कि क्षेत्रवाद की जो बात आए या महेंद्रगढ़ की जो बात आए, महेंद्रगढ़ के जो मूल निवासी होने के नाते भी इन्होंने अपनी ताल ठोकी है कि मेरा हक बनता है, मैं महेंद्रगढ़ का निवासी हूँ, मेरी जो सेवा काल है वो सबसे उत्तम रहा है, और मेरी आगे भी महेंद्रगढ़ को लेकर, महेंद्रगढ़ की समस्याओं को दूर करने को लेकर मेरी पहल रहेगी, और मेरा हक बनता है, और मैं इस क्षेत्र में विकास को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। तो दर्शकों, आपको कैसा ये वीडियो लगा? अपने कमेंट सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, और आपको ये जो तीनों आज चौथे लिस्ट में हैं, चारों विधायकों में आज कौन ऊंची सीढ़ी पर है, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताएं, ताकि अच्छे उम्मीदवार का चुनाव हो सके और मतदाता जो योग्य उम्मीदवार है उसी को चुने। लोकतंत्र एक पवित्र मंदिर है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है अपना मत देने का, और मत उचित जगह ही दें। धन्यवाद।